हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मेरे चैनल पर मिलते हैं आपको कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वह है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। आज के लेक्चर में हम जान लेंगे कि क्या मतलब होता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस कारणवश यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की जाती है, इसे करने के फायदे क्या, नुकसान क्या, और अच्छे से समझने के लिए कई सारी केस स्टडीज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के मीनिंग से। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब है कि एक ऐसे सिस्टम को अपनाना जिसमें कंपनीज इस बात पर एग्री कर जाती हैं कि वह सभी सेम कंसेप्ट्स, सेम प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत और सेम ही अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगी। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। कई सारे एंटरप्राइजेस होते हैं जो कि एक ही प्रकार के बिजनेस में लगे होते हैं, मतलब बिजनेस है अलग अलग लेकिन इंडस्ट्री है सेम। तो वह सब एक दूसरे के लिए एक अच्छी सी आपस में एक अरेंजमेंट कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि हम सब एक ही प्रकार की प्रैक्टिसेस को अपना लेंगे। तो यहाँ पर दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंटरप्राइजेस अलग अलग हैं, मतलब डिफरेंट एंटिटीज हैं, परंतु जो इंडस्ट्री है वह सेम है और सबने ये इंश्योर किया है कि हम सब एक ही प्रकार से अकाउंटिंग करेंगे ताकि जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आए वो सेम मैनर की हो। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है इंटर फर्म कंपैरिजंस। जब आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर करना हो तो वह बहुत आसान हो जाता है। अब हम जान लेते हैं कि किस प्रकार की इंडस्ट्रीज में इस यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो की इंडस्ट्रीज का मतलब है कि कौन सी मुख्य इंडस्ट्रीज हैं। तो सबसे पहले तो वह इंडस्ट्रीज हैं जो कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब पूंजी प्रधान, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है बिजनेस को सेट करने के लिए। और साथ में वह इंडस्ट्री जो कि कॉमोडिटी एसेंशियल वाली बनाती हैं। एसेंशियल कॉमोडिटी का मतलब होता है कि जिस कॉमोडिटीज के बिना जीवन नहीं चल सकता, जैसे कि फूड, मेडिसिन, फ्यूल, फर्टिलाइजर्स, और सबसे जरूरी बात, इनके प्राइसेस और प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सब सरकार के द्वारा रेगुलेट होती है। तो फेयर प्राइसिंग इन्हें करनी ही पड़ती है क्योंकि इंडिया में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है 1955 का, जिसमें ये बोला गया है कि प्राइस हाइक करने के कोई भी कारण कंपनीज के पास नहीं है और अगर वह प्राइस हाइक करती हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो जिन इंडस्ट्रीज में प्राइसेस सरकार के द्वारा रेगुलेटेड हैं और जहां पर इंडस्ट्री वाइज स्टैंडर्ड्स फिक्स हैं, उस प्रकार की इंडस्ट्रीज में जो भी व्यवसाय काम करते हैं वह यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो स्लाइड पर आपको दिखा रही हैं इसी प्रकार की कुछ इंडस्ट्रीज: कोल इंडस्ट्री, सीमेंट, स्टील, प्रिंटिंग, शुगर मिल्स, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, पेपर मिल्स, केमिकल इंडस्ट्री। तो ये तो कुछ एक एग्जाम्पल हैं जो ज्यादातर इस टेक्निक को फॉलो करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ली हैं दो कंपनीज। दोनों ही जो कंपनीज हैं वह सीमेंट इंडस्ट्री में बिलोंग करती हैं। तो सीमेंट इंडस्ट्री जो इंडिया की है वह हिस्टोरिकली मतलब काफी समय से यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का इस्तेमाल करती आ रही है। इसके अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट को कंपेयर किया जाता है कि एक टन की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है, पावर कॉस्ट मतलब बिजली कितनी लग रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और इसके अलावा कई अन्य कॉस्ट को भी कैलकुलेट करने के लिए ये यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल में मैंने लिया है यहाँ पर एसीसी सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट। ये दोनों कंपनीज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का इस्तेमाल करती हैं। कॉस्टिंग के कई सारे प्रिंसिपल्स हैं और जब हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की तो वहां पर जितनी कंपनीज एग्री करती हैं इसको फॉलो करने के लिए वे कॉस्टिंग के सेम प्रिंसिपल्स को अपनाती हैं, जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट करनी है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सब एक ही प्रकार से करते हैं। जो भी कॉस्ट स्टेटमेंट्स या कॉस्ट रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं वह भी सेम तरीके से ही बनाई जाती हैं। इसके अलावा जैसे कि आपको मालूम है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में अकाउंटिंग पीरियड के ऊपर कोई भी बंधन नहीं है, तो ये आपस में ही डिसाइड कर लेती हैं कि हम अकाउंटिंग पीरियड क्या रखेंगे। तो जितनी भी कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट में आएंगी वह सब कॉमन ही रखेंगी। तो जितनी कंपनीज आपस में मिली उनको बोला जाता है मेंबर यूनिट्स।
तो जितने भी मेंबर यूनिट्स होंगे वे आपस में निर्धारित कर लेंगे कि हमने कौन कौन सी कॉस्टिंग टेक्निक्स को फॉलो करना है, और जितनी भी कॉस्टिंग टेक्निक्स फॉलो करनी होंगी उसके लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा कि कॉस्ट की जो डेटा है उसे कलेक्ट सबने सेम तरीके से करना है। असर्टेनमेंट का मतलब होता है कि जब उसकी जांच पड़ताल मतलब कैलकुलेशन करनी है वह भी सेम। एलोकेशन, उस खर्चे को कहाँ कहाँ पर एलोकेट करना है उसका तरीका भी सेम। और जो कंट्रोलिंग की टेक्निक, जैसे हमने कॉस्ट कंट्रोल के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है, तो कॉस्ट कंट्रोल की जो टेक्निक्स लगानी है वह भी सबने सेम ही लगानी है। अब हम जान लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स इसका जो सबसे पहला और सबसे मुख्य है वह है फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। तो जब भी कंपनी ने अपना प्राइस जो है वह फिक्स करना है तो सब आपस में एक निर्धारित प्राइस को ही फॉलो करेंगी। इसका फायदा ये होगा कि कंपटीशन जो है उसे मैनेज किया जा पाएगा, अदरवाइज एक दूसरे को पीछे छोड़ने के चक्कर में कंपनी अपनी कॉस्ट भी कवर नहीं कर पाती। तो कट थ्रोट कंपटीशन को बचने के लिए एक ही प्रकार का सेम प्राइस जो है वह कंपनी चार्ज कर लेती हैं। अपनी परफॉर्मेंस को बढ़िया करना, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। जैसे हमने प्रोसेस अकाउंटिंग में पढ़ा है तो सब प्रोसेस सेम करेंगे मेंबर यूनिट्स, और जो ऑपरेशंस हैं जितने भी कार्य करने हैं वह भी सिमिलर ही होंगे। उसके बाद आ जाता है इंटर यूनिट कंपैरिजन। मान लो कि एक कंपनी ने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंपेयर करना है कि ये सही है या ज्यादा है, तो उसे किसी के साथ कंपेयर करके ही पता लगेगा। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग अगर होगी, अगर सबके मेथड सेम होंगे तभी कंपैरिजन का मतलब है। मान लो एक कंपनी फीफो यूज कर रही है मेथड इन्वेंट्री कंट्रोल का और एक लीफो, तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। परंतु अगर दोनों ही सेम मेथड यूज कर रही हैं तो कंपैरिजन जो है उसका मतलब जो आंसर है वो बिल्कुल सही आएगा। तो इंटर फर्म कंपैरिजन तभी पॉसिबल है अगर कंपनीज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का यूज करती हैं। जब से हम कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं उसमें हमने ये बहुत ही डिटेल में जाना है कि कंपनीज अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहती हैं अलग अलग टेक्निक्स को फॉलो करके। तो जो मेंबर यूनिट्स होते हैं वे आपस में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे को कभी गाइड भी कर देते हैं कि कॉस्ट की रिडक्शन वे किस प्रकार से कर रहे हैं, वो कौन सी टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं जिससे उनकी क्वालिटी जो है वह बढ़िया होती जा रही है। इसके अलावा जनरल कंट्रोल, कंपनी में हर चीज को कंट्रोल करना पड़ता है। कभी कभी कंपनी को देखना पड़ता है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो सही नहीं जा रहा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसका काफी ज्यादा यूज किया जा सकता है। और प्राइस कितना फिक्स करना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वह कितनी रखनी है, हर चीज की इंफॉर्मेशन आपस में शेयर हो सकती है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन को ये प्रमोट करता है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि एक जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया है, हर कंपनी उसी क्वालिटी का जो प्रोडक्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसे बनाएगी। तो सब मेंबर्स आपस में मिलके इस प्रकार के जो नियम कायदे कानून डेवलप करने हैं प्रोडक्शन के रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड, उनको डेवलप कर लेते हैं ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना आए। अब अगर कंपनीज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को यूज करना चाहती हैं तो उसके कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं। प्री रेक्विजिट्स का मतलब होता है कि जो अनिवार्य शर्तें हैं या पहले से अपेक्षित चीजें हैं जो लोगों को करनी ही पड़ेंगी बिफोर हैंड, मतलब पहले। तो सबसे जरूरी तो ये है कि मेंबर यूनिट्स आपस में एग्री करें, उनके बीच में होनी चाहिए कोऑपरेशन, कि सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने को एग्री कर जाएं। उसके बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, की फैक्टर्स हैं, उनकी लेवलिंग जो है उनका एक लेवल आपस में निर्धारित कर लिया जाए। और सबसे जरूरी एक कॉस्ट मैनुअल डेवलप किया जाए जिसमें सारी शर्तें डिटेल में बताई गई हों। अगली स्लाइड में हम जानते हैं कि कॉस्ट मैनुअल क्या होता है। कॉस्ट मैनुअल का मतलब होता है एक बुकलेट तैयार करना। बुकलेट का मतलब एक किताब। तो एक इस प्रकार की किताब बन जाए जिसमें डिटेल में लिखी गई हो सारी इंस्ट्रक्शंस, साथ में ये भी बताया गया हो कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी,
प्रोसीजर कौन सा फॉलो होगा, किस प्रकार से कलेक्शन करनी है, एनालिसिस करना है, रिपोर्टिंग करनी है कॉस्ट डेटा की, ताकि जितने भी मेंबर यूनिट्स बने हैं वो चीजों को आराम से इंटरप्रेट करके उसमें से एनालिसिस निकाल पाए। तो जब कितनी सारी फर्म्स जो होती हैं जो सेम ही इंडस्ट्री की होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ना चाहती हैं ताकि वह मिलके अपनी कॉस्ट को डिटरमिन कर पाए और कंट्रोल कर पाए, तो वह मिलके एक कॉस्ट मैनुअल बना लेती हैं और सब उसको फॉलो करने के लिए मान जाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग मैनुअल जो होता है उसके कुछ एक अंग होते हैं, यानी उसके कंटेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंटेंट होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बताया जाता है एक स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस बताया जाता है कि क्या सिस्टम फॉलो करना है हमने यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में, स्कोप बताया जाता है, क्या फायदे डिराइव करने हैं, सारे मेंबर्स इकट्ठे क्यों हुए हैं, और मैनेजमेंट को एजुकेट किया जाता है कि इस सिस्टम का हमें फायदा क्या होगा। उसके बाद जब एक बार इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गई तो नेक्स्ट स्टेप जो है वह आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन में बताया जाता है कि कंपनी जो होंगी, इसकी मेंबर्स, वह किस प्रकार से डेवलप और ऑपरेट करेंगी एक सिस्टम को, किस स्टेजेस में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा कंपनी के अंदर। उसके बाद आ जाता है अकाउंटिंग सिस्टम एंड प्लान्स। इसके अंदर बताया जाता है कि कौन सा अकाउंटिंग का प्रिंसिपल फॉलो करना होगा फर्म्स को, नेचर ऑफ कोडिंग सिस्टम क्या होगा, टर्मिनोलॉजी मतलब किस चीज को क्या बोला जाएगा, क्लासिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन दी जाएगी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स की, कॉस्टिंग का कौन सा मेथड यूज करना है, और जो फाइनेंशियल पीरियड है वो कितना लंबा रखना है, किन आइटम्स को कॉस्ट में इंक्लूड करना है और किन आइटम्स को कॉस्टिंग में से हमने एक्सक्लूड कर देना है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे जरूरी तो यही है कि इंटर फर्म कंपैरिजन हो जाए, तो आ जाता है प्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, की जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी है उसे दूसरों के आगे किस प्रकार से रखना है। तो इसमें प्रोविजंस लिखी जाएंगी, क्या फॉर्म्स होंगे, क्या कंटेंट होंगे स्टेटमेंट के, किस डेट को कंपनी ने सबमिट करनी होगी अपनी स्टेटमेंट, शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट कैसे करना है, ऑपरेशन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, फाइनेंशियल रेशियोज, जो जो इंफॉर्मेशन देनी है वो सारे के लिए डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस इस मैनुअल के अंदर लिख दी जाएंगी। कई सारी ऐसी पार्टीज हैं जिसको यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का फायदा हो सकता है, जैसे कि हमने पूरी प्रेजेंटेशन में डिस्कस करा कि मेंबर यूनिट्स को बहुत फायदा होता है, वह अपने कॉस्ट को कंपेयर कर पाते हैं, वह ये देख पाते हैं कि कौन सा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो है वह मेंटेन करना है, प्रोफेशनली हर चीज को मैनेज करने के तरीके आ जाते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन हो जाती है मटेरियल और लेबर की। नतीजा होता है कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ने लग जाती हैं। दूसरा फायदा जो यहाँ पर मेन होता है वह हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स को। तो वर्कर्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम है क्योंकि उनके लिए एक यूनिफॉर्म वेज स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। इंडस्ट्री में एक ही प्रकार की तनख्वाह देनी शुरू हो जाती है, बोनस देने लग जाते हैं और भी कई प्रकार की अमेनिटीज जो हैं वह वर्कर्स को देने के लिए कंपनीज जो हैं शुरू कर देती हैं। इसके अगला फायदा जो है वह ट्रेड एसोसिएशंस को भी होता है। बेटर कंट्रोल हो जाता है सारे मेंबर्स का, सबकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, और अगर एक मेंबर को कोई प्रॉब्लम है या सारे मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वह मिलजुल कर गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं, सब्सिडी मांग सकते हैं या और भी कई प्रकार की छूट सरकार से मांग सकते हैं। इसके बाद सरकार को भी बहुत बड़ा फायदा है, पॉलिसीज बन जाती हैं और एक ही जगह सबको वह पॉलिसीज कन्वे भी हो जाती हैं। गवर्नमेंट जो है वह टैक्स के रेट्स बना सकती है इस इंफॉर्मेशन के बेस पे जो कंपनीज उन्हें प्रोवाइड करती हैं, और गवर्नमेंट ये भी देख सकती है कि कब हमने प्रायोरिटी देनी है पब्लिक सेक्टर को और कब देनी है प्राइवेट सेक्टर को। तो सारी इंडस्ट्री के लिए इसका बहुत ही ज्यादा फायदा है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की कई लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल्स यूनिट जो हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, सब एक चीज पर एग्री कराना मुश्किल है क्योंकि साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अलग है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, कितने समय से कंपनी काम कर रही है, तो कभी कभी उनकी सोच आपस में नहीं मिल पाती। दूसरी प्रॉब्लम है मोनोपोलिस्टिक कंडीशंस। अगर सारी कंपनीज आपस में मिलके एक ही प्रकार की कॉस्टिंग करने लग जाएंगी तो कस्टमर के लिए ये बुरा है क्योंकि उसके पास कोई भी चॉइस नहीं होगी, उसे वह प्राइस देना ही पड़ेगा।
हाई कॉस्ट। अगर सब लोग आपस में मिल जाएंगे तो स्मॉलर यूनिट्स के लिए ये काफी महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि उसे सब कुछ प्रॉपरली इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम वैसा ही बनाना पड़ेगा जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं। तो स्मॉल फर्म्स के लिए ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी अपनी नहीं चलेगी, जो मेंबर्स ने बोला है वही करना पड़ेगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। थैंक यू।